given the commutative distribution function 2x minus x square with the same limit 0 to x less than 1, and fx is the differentiation of this. This is PDF, this is CDF, and we have calculated that mean is given by x fx dx limits minus infinity to plus infinity. We have converted the limits to 0 to 1 because the function is 0 apart from those limits. So only the important part is 0 to 1, and x fx is 2 minus 2x, and we have solved it. Final answer is 1 by 3. Now the variance is given 1 by 18. Minus x square fx dx. So important part is 0 to 1, other part is 0. So it is x square 2 minus 2x dx. When you solve it, you will get 1 by 18. So 1 by 18 is correct. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मीन No, और sir. अब स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ जरा. 0.2357379. Yes, 1 by 18. 0.23 57379. बस ठीक है. 0.235 3 डिजिट तक ले लेते हैं. Okay, sir. 2357 है तो चलो 236 कर लो राउंड ऑफ करके. So it is 0.236 स्टैंडर्ड डेविएशन. So कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया. ठीक है. अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा कोरिलेशन पे बात करेंगे. तो मैं जरा सी पीपीटी शेयर करता हूं, देखें आप. आई विल यूज बोर्ड इन प्लेस ऑफ दिस. चलिए, अब आपके सामने एक डाटा दे रहा हूं मैं, और हमारा टॉपिक है कोरिलेशन. कोरिलेशन का मतलब है कि आपके पास दो वेरिएबल है ना. एटलीस्ट यू आर हैविंग टू वेरिएबल्स. लेट फर्स्ट इज द वेरिएबल a and second is the variable b. Let a is increased, b is also increased. मान लीजिए a के इंक्रीज होने पे b भी इंक्रीज हो रहा हो, है ना. दो वेरिएबल है. तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? they are something proportional to each other. तो this is known as positive correlation. सर कुछ दिख नहीं रहा है सर. सर कुछ विजुअल नहीं होता. अच्छा, बोर्ड विजुअल नहीं है आपको? नो सर. तो अभी मैं आपके सामने कोरिलेशन के लिए डाटा दे रहा हूं आपको. ठीक है. तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूं. एक होता है पॉजिटिव, हमारा हेडिंग है कोरिलेशन, है ना. 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. एक पॉजिटिव कोरिलेशन, एक नेगेटिव कोरिलेशन और एक जीरो कोरिलेशन. ठीक है. मान लीजिए दो वेरिएबल है a और b. ठीक है. यदि a के इंक्रीज होने से b भी इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन है ना. किसी भी रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, a के इंक्रीज होने से b भी इंक्रीज हो रहा है, देन इट इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है. मान लीजिए किसी फैमिली में 20 kg राशन लगता है. ठीक है. फैमिली का राशन है 20 kg किलोग्राम्स में, है ना. और ए जो है वो फैमिली साइज को रिप्रेजेंट करता है. फैमिली साइज मतलब 4 मेंबर्स फैमिली है, 5 मेंबर्स फैमिली है, 10 मेंबर्स फैमिली है, लाइक दैट. ठीक है. तो यदि 4 मेंबर फैमिली है तो यदि मंथली राशन मान लीजिए कि सपोज 40 kg है, तो यदि 7 मेंबर्स फैमिली है तो नेचुरली राशन आपका 40 से अधिक ही होगा, है ना. तो मैं कह सकता हूं कि वन वेरिएबल इज फैमिली साइज, अदर वेरिएबल इज द अमाउंट ऑफ व्हीट used for ration in that family. So A and B are correlated. So it is an example of the positive correlation. है ना. Something is increasing, then other variable is also increasing. For the negative correlation, it is just opposite. If A is increasing, then B is decreasing. ठीक है. A is increasing, then B is decreasing. ठीक है. तो इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं. सपोज one variable is speed, second variable is suppose time. So if you are increasing the speed, then you will take the less time to complete the journey. Okay. So speed and time, there is a negative correlation between them. Okay. What is the zero correlation? Zero correlation means
देयर इज नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड, है ना। आप ठीक से कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। समटाइम्स इट इज इंक्रीजिंग, समटाइम्स इट इज डिक्रीजिंग, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, सो वी से इट इज अ जीरो कोरिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, तीनों चीज क्लियर है। अब मैं आपके सामने एक डाटा रख रहा हूं और उस डाटा में आपको बताना है कि वो पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है या नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए इधर मैंने वेरिएबल ए को प्लॉट किया, इधर वेरिएबल बी को प्लॉट किया। ठीक है, इफ a is small, b is also small, so let the point is here. If a is increasing, b is also increasing, point is here, so you will get points ultimately around a straight line, है ना। कुछ ऐसे आपको पॉइंट मिल रहा है, मान लो कुछ एक आध पॉइंट यहाँ मिल रहा है, कुछ लाइक दैट। सो यदि आपके डाटा को आपने पॉइंट प्लॉट किया बिटवीन a and b, है ना, दिस इज x axis representing the data for a variable and b data for b variable, and the plot is like this, है ना। इस तरह के प्लॉट को हम क्या कहते हैं, स्कैटर्ड प्लॉट। तो कितने डाटा को मैंने प्लॉट किया है, पॉइंट्स गिन लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके पता लगा 50 पॉइंट्स हैं। तो मैंने इन दोनों का 50 डेटा को प्लॉट किया। आई हैव 50 पॉइंट्स फॉर दैट, राइट। एंड दीस 50 पॉइंट्स, a straight line can be plotted, so all the points are lying either above, either below, near to this straight line, है ना। so this type of graph if you are obtaining, then it is a positive correlation। कैसा एग्जांपल है ये, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इस तरह के डाटा पॉइंट्स बनेंगे। नेगेटिव कोरिलेशन में आपके डाटा पॉइंट्स वो होंगे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको डाटा पॉइंट्स। ठीक है, suppose this is a data point, for this data point the a variable is small, है ना, a is small, b is high, so one variable is having less value, another is having more value, so for this data points a is high, b is less, so it is an example of the negative correlation. Now I am showing you the plot of zero correlation। zero correlation का plot कैसा होगा, लगभग आप ये लगा लें, आपको कुछ पॉइंट ऐसे भी मिल रहे हैं स्कैटर्ड, मतलब नथिंग है, और इसको अच्छे से दिखा सकते हैं। लेट आई एम यूजिंग ओनली 9 डॉट्स, दिस इज द एग्जांपल। बताइए, ये 9 डाटा मैंने प्लॉट किया, क्या इस डाटा में से कोई स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है ना। स्ट्रेट लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी पास हो सकती है ना। मतलब कोई ठीक से आपको पैटर्न नहीं पता चल रहा है, you are not getting the right pattern between the two variables, right relationship, you are not finding the right relationship, है ना। positive correlation it is also a relationship, negative correlation is a relationship, in this case positive both are increasing, in this case one is increasing, other is decreasing, and in zero correlation we are unable to find a relationship between them। ठीक है, so correlation is measured by the correlation coefficient R, so if R equal to +1, then it is a good correlation, है ना। if R equal to -1, it is a negative correlation, R equal to 0, there is no correlation। ठीक है, तो हमें R की वैल्यू से ये पता लगता है कि डाटा के बीच में कोरिलेशन कैसा है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है। so R equal to 1, it is a best correlation, है ना, best। if R equal to 0.9, so it is very good correlation। R equal to 0.8, it is a good correlation। R equal to 0.7, sufficient correlation। मतलब कुछ इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं as per the value of the capital R, right। तो R की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, अब R को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला देने से पहले मैं आपको डेटा दे रहा हूँ और उस डेटा का आपको कोरिलेशन निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू बतानी है ना। उस वैल्यू से ही आपको ये पता चलेगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। तो देखिए मेरे पास एक कॉलम है पर्सन, ठीक है, पर्सन में पर्सन E, पर्सन B, पर्सन C, पर्सन D, पर्सन E, in this way। The another column
ठीक है, अनदर कॉलम में मैंने ले लिया हैंड, ठीक है, सेकंड कॉलम मैंने ले लिया हाइट, ठीक है, ये डाटा मुझे दिया हुआ है मान लीजिए। अब हैंड में मुझे डाटा दिया हुआ है 17, 15, 19, है ना, 17, 21, 17, 21। हाइट में मुझे डाटा दिया हुआ है 150, 154, 150, 154, 169, 172 एंड 175, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ लो कि दिस इज द हाइट इन सेंटीमीटर्स of the person, it is the height and it is the length of hand मान लो या hand का weight मान लो, कुछ भी मान लो, एक पैरामीटर है। So this is one variable x, this is another variable y, this is first variable hand, second variable y, hand की length है। तो height के increase होने से hand की length पे क्या फर्क पड़ रहा है या y के increase होने से x पे क्या इफेक्ट आ रहा है ना, आपको बताना है कि क्या इसका कोरिलेशन क्या है। क्वेश्चन क्लियर है? डाटा इज गिवन टू यू इन फ्रंट ऑफ दैट, तो आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू बतानी है कि इसमें कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव है तो आर की वैल्यू क्या है, यदि नेगेटिव है तो आर की वैल्यू क्या है, और कोरिलेशन है ही नहीं तो आर इक्वल टू 0 है। तो इस डाटा को देखकर मोटा मोटा तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्मॉल डाटा दिया है मैंने आपको, है ना, केवल 5 वैल्यूज हैं। मान लो मैं आपको 500 वैल्यूज का डाटा दे दूं, 5000 वैल्यूज का डाटा दे दूं, है ना, तब तो अभी काफी टिपिकल हो जाएगा आपके लिए कि ये कैसा कोरिलेशन है, राइट। तो इस डाटा में आप ये देख पा रहे हैं कि सपोज ये 150 से 154 आ गया, बढ़ गया, तो ये डिक्रीज हो गया, 17 से 15 हो गया। यदि ये इंक्रीज हुआ तो ये 15 से 19 हो गया, इंक्रीज हो गया। ये इंक्रीज हुआ तो ये फिर डिक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हुआ तो ये फिर इंक्रीज हो गया। तो कहीं इंक्रीज हो रहा है, कहीं डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी ठीक से हम कुछ कह नहीं पाएंगे कि क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या है, मतलब वी आर नॉट एबल टू गिव आंसर, ठीक है। तो फिर आंसर निकालने के लिए हमको कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो कितने लोग कर सकते हैं कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप में से, फ्रॉम योर बीटेक नॉलेज, बताइए। सुन पा रहे हैं मुझे? कितने पार्टिसिपेंट है मेरे साथ? 7, जिसमें से एक मैं हूं। तो देखिए, लवकेश सिंह, रोहित कुमार सिंह, यस सर। हाँ लवकेश सिंह सुन पा रहे हैं ना मुझे? कैन यू फाइंड द कोरिलेशन ऑफ दिस डाटा? कोई फॉर्मूला याद है आपको पुराना, कैसे करते हैं, मतलब सर कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद है सर। बोलिए फॉर्मूला बोलिए। यस, गुड। समेशन ऑफ x माइनस हैं, समेशन ऑफ x माइनस x बार, x माइनस x बार, यस, बोलते और जाइए। मल्टीप्लाई y माइनस y बार। समेशन में? नो सर, मल्टीप्लाई में समेशन के साथ। मल्टीप्लाई, ओके, ठीक है। देन सर नीचे मतलब अंडर रूट में हाँ, समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर, वेरी गुड, और मल्टीप्लाई समेशन ऑफ y माइनस y बार का होल स्क्वायर, y माइनस y बार का होल स्क्वायर। हाँ, तो इसमें एक सफिक्स लगा देते हैं i, xi माइनस x बार, yi माइनस y बार, xi माइनस x बार, yi माइनस y बार। Here I means this is I equal to 1, this is the first value, है ना, I equal to 2, I equal to 3, I equal to 4, I equal to 5, so this is xi, है ना, x1, x2, x3, x4, x5, I equal to 1 to 5, है ना। हमारे केस में I equal to 1 to 5, डिपेंड करेगा डाटा कितना है। So it is xi minus x bar. Similarly, this is y1, y2, y3, y4, y5, or I am writing it as yi, है ना, I equal to 1 to 5. So summation of this value divided by root of this value. This is the formula for capital R. ठीक है, गुड, अच्छा सही फॉर्मूला बताया आपने।
तो जरा निकालिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आंसर बताएं आप, इस डाटा का आंसर बताइए। यस, प्रत्युष यू आर डूइंग? Yes, sir. सभी लोग कर रहे हैं और आंसर बता रहे हैं, तो ये हमारा कोरिलेशन भी आज कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ये बताना है आर की वैल्यू को देखकर ये कैसा कोरिलेशन है, इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव और इट इज समथिंग, क्या है, गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, कैसा कोरिलेशन है बस में, है ना। बेस्ट तो नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, इट इज नॉट बेस्ट। तो सबसे पहले तो आपको मीन निकालना पड़ेगा, है ना। मीन कितना है आपका बताओ? सर 0 आ रहा है। जीरो मीन नहीं, एक्स बार, नहीं मीन नहीं, एक्स बार आ रहा है 17.8। 17.8, दैट्स नाइस, हाँ वो सही है। तो देखो इस डाटा का मीन जो हैंड वाला डाटा है, रैंडम वेरिएबल एक्स, उसका जो मीन है वो आपका 17.8 आ रहा है। इस वेरिएबल का मीन कितना आ रहा है वाई बार का? 164। 164, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। सर y माइनस से यहाँ पर xi माइनस x बार का कॉलम, एक कॉलम बना लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप एक कॉलम बना लीजिए yi माइनस y बार का, ठीक है। बस यही दो वैल्यू तो चाहिए फॉर्मूले में, फॉर्मूले में इन्हीं का प्लेन। हाँ सर, फॉर्मूले में ऊपर आता है समेशन, है ना। मैं तो फॉर्मूला ऐसे याद रखता हूँ, समेशन ऑफ EF डिवाइडेड बाय रूट ऑफ E स्क्वायर इनटू F स्क्वायर, है ना। समेशन E स्क्वायर इनटू समेशन F स्क्वायर, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। तो यहाँ पे E का मतलब है xi माइनस x बार, तो ये मेरा E है और ये F, E और F निकालना है मुझे, ठीक है। E मतलब xi माइनस x बार और F मतलब yi माइनस y। तो देखो 17 माइनस 17.8, तो ये माइनस 0.8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना? हाँ ये कितना? 15 माइनस 2.8। अब आप बताते हैं क्या वैल्यू आ रही है? माइनस 2.8, उसके बाद 1.2, 1.2, 1.2, 0.8, 1.2 के बाद 0.8, 0.8, हाँ 3.2, हो गया कंप्लीट। सो दिस पार्ट इज 3.2 लास्ट, है ना। एक बार मैं चेक कर लूं मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं जरा सर बोल, लास्ट वाला 3.2 है। लास्ट वाला 3.2 है। देखो पहला माइनस 0.8 है, दूसरा माइनस 2.8 है, तीसरा 1.2 है और चौथा माइनस 0.8 है ना। चौथा जो है माइनस 0.8 है और पांचवा 3.2, सो इट इज 3.2, ठीक है। अब yi माइनस y बार की मैं वैल्यू, y बार में क्या होगा? 150 माइनस 164, तो ये माइनस 14, जरा बोल दीजिए क्या क्या आ रहा है? माइनस 10, माइनस 10, 5, 5, 8, 3, 8, 8, 8, नहीं 5, 8, 11। राइट, तो एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस 14, माइनस 10, 5, 8, 11, गुड। तो E मिल गया, F मिल गया, ठीक है। अब E का यदि हम टोटल कर देंगे तो सिग्मा E मिल जाएगा, है ना। तो हमें सिग्मा E की जरूरत तो है ही नहीं, हमें तो सिग्मा E स्क्वायर की जरूरत है ना। तो और EF मतलब मल्टीप्लाई की जरूरत है, तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर दो, E इंटू F, है ना। आपको जो जो जरूरत है वो निकालो, E मल्टीप्लाइड F, तो 14 इंटू 8 कितना होता है? 14 8 152 होता है। हाँ नहीं 14 14 8 कितना होता है? 112 सर। तो इट इज 112, 112। 11.2 आएगा, है ना। ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगला मल्टीप्लाई 28 आ जाएगा, उसके अगला 6 6, माइनस 6.4 चेक कर लेना जरा, और 35.2, ये मल्टीप्लाई ठीक आ रहे हैं?
ठीक है, अब इसका टोटल कर दो, EF का टोटल, तो आपका न्यूमरेटर मिल जाएगा आपको सिग्मा EF, आपको न्यूमरेटर में चाहिए सिग्मा EF, तो EF का टोटल कर दीजिए, तो व्हाट इज द टोटल कमिंग? 74. 74, वेरी गुड। ये आपका हो गया सिग्मा EF इक्वल टू 74। अब आपको जरूरत है सिग्मा ई स्क्वायर की, तो E आपके पास अवेलेबल है, तो आप E स्क्वायर निकालो, है ना, तो -0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64, इस तरह से। तो आप वैल्यू बता दो क्या वैल्यूज आ रही हैं? The 0.64, हाँ, उसका 7.84, 1.84, 1.44, 1.44, 0.64, 0.64, 10.24, 10.24, वेरी गुड। और इसका टोटल भी बता दीजिए। 20.8. Sigma E square is 28. So this part is complete. Sigma E square. अब आपको चाहिए सिग्मा F स्क्वायर, तो F का स्क्वायर कर दीजिए और टोटल कर दीजिए। वैल्यू बता दीजिए मुझे, मैं आई विल राइट टेल द वैल्यूज। 196, 196, 100, 100, 25, 45, 25, 25, 45, 64, 64, 64, 121, 121. And what is the total? 506. 506. Yes, sir. So now put the values. It is 74 divided by root of 20.8 multiplied by 506. Solve कर दीजिए। 0.7213. 0.7213, 0.72। तो आपका कोरिलेशन पॉजिटिव आया है, प्लस में आया है ना, माइनस में तो आया नहीं, प्लस में आया। आंसर साइन इज प्लस, है ना, इफ द साइन इज प्लस मींस इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। Yes, sir. If the sign is minus, then it is a negative correlation. So it is a positive correlation, और करीब करीब 72% ये कहा जा सकता है कि जो डेटा है, the given data is 72% correlated with each other, positively correlated, है ना, 72% positively correlated. So this gives some idea about the according to statistics. So I think this question is clear. कोई डाउट तो नहीं है इस कैलकुलेशंस में? अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, है ना, उसको आप और आंसर बता देता हूँ पहले, आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा और आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सेकंड क्वेश्चन एंड दिस इज द प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। तो समेशन ऑफ EF मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ E स्क्वायर और समेशन ऑफ F स्क्वायर और उसका रूट, है ना, फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, E और F के फॉर्म में। अब आपको प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसमें मैं फिर से ही डाटा ले रहा हूं, तो पर्सन वही है ABCD, देयर आर पर्सन्स। अब मैंने वेरिएबल लिया, पहला वेरिएबल एक मैंने लिया वेट और दूसरा मैंने लिया ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, टू वेरिएबल्स आर देयर। So this is first variable, weight of the person and blood pressure of the person. तो बताओ कैसा रिलेशन है इनमें आपस में, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो? मोटा आइडिया भाई, जिस व्यक्ति का वेट ज्यादा होगा उसका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, ऐसा कुछ कहा जा सकता है क्या? Yes, sir. हैं? नहीं होता है। नहीं सर, पता नहीं अभी। हाँ, तो ठीक है, डाटा पे डिपेंड करेगा, डाटा कैसा है ना, डाटा पे डिपेंड। तभी तो देखो, ठीक से कुछ नहीं कह सकते, मतलब अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए ही स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करती है। तो ये जो कोरिलेशन वगैरह जितने भी चीजें हैं, मीन, मीडियन, ये कुल मिलाकर के हम अनसर्टेनिटी को एक तरह से रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, मतलब फाइंड करने की कोशिश। पहले तो फाइंड करें, उसे करेक्टराइज करें, और करेक्टराइज करने के बाद फिर उस पर एनालिसिस करके डिसीजंस लें, है ना। तो चलिए, वेट और ब्लड प्रेशर, तो डाटा मेरे पास है, वेट इज गिवन 150, है ना, 169,
175, 180, 200. This is the weight. Now blood pressure is 125, 130, 160, 169, 150. This is the data for blood pressure and weight. ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है, इसी तरह से आप लोग कर लेंगे जैसे पहला क्वेश्चन किया है, just for practice. The answer is R equal to 0.61. ये आपका आंसर आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में देखो हमने क्या किया है, मैं समराइज कर दूं। वी हैव कंप्लीटेड द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ समझ लिया है ना। मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आउटकम्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट आउटकम्स होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट आउटकम्स होते हैं। इनफाइनाइट आउटकम्स होते हैं तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या बिटवीन दिस टू दिस वैल्यू ही कंसीडर करते हैं, और वही प्रैक्टिकली यूजफुल है ना। किसी पर्टिकुलर आउटकम की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी यूजफुल ही नहीं है कंटिन्यूअस डाटा में। ठीक है, किसी कंटिन्यूअस डाटा को जब हम डील करेंगे तो किसी पर्टिकुलर आउटकम की प्रोबेबिलिटी की चिंता मत करो, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस, है ना। द यूजफुल पार्ट इज लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू और ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू और बिटवीन सम वैल्यूज, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। बट डिस्क्रीट में उल्टा है ना। डिस्क्रीट में किसी पर्टिकुलर आउटकम की प्रोबेबिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात हमने समझा है पहले। उसके बाद कंटिन्यूअस डाटा का हमने सारा एनालाइज कर लिया है, मीन कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, उसके फॉर्मूले। और सेकंड क्लास में हमने कोरिलेशन को समझा कि कोरिलेशन 3 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, है ना। इफ आर इज कमिंग पॉजिटिव इट इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव देन नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो मींस। और उनके ग्राफ पैटर्न भी हमने देख लिए। इफ यू आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम origin or not necessary origin, मान लीजिए एक आपको लाइन यहां से मिल गई, एक आपको लाइन यहां से मिल गई, बताओ ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, यस और नो? यस। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नहीं, यस और नो? बताओ सेकंड वाला, यस, इट इज आल्सो यस यस पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, है ना, चाहे ओरिजिन से पास हो चाहे आगे से कहीं से भी पास हो, यू गेट द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इंक्रीजिंग होना चाहिए, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है ना, पॉजिटिव कोरिलेशन। और यदि आपको इस तरह से लाइन मिल रही है, ये लाइन मिल रही है, ये लाइन मिल रही है, ये लाइन मिल रही है, अब इस लाइन के बारे में बताओ जरा, ये ओरिजिन से पास हो रही है, इस लाइन के बारे में बताओ कैसा कोरिलेशन? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखो एक्स बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज होता जा रहा है ना। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिल रही है आपको नेगेटिव स्लोप में, तो नेगेटिव कोरिलेशन मतलब नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव कोरिलेशन में स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्लोप को कैसे डिफाइन करते हो आप लोग? tan थीटा से, m इक्वल टू tan थीटा। यस सर। स्लोप है ना, जैसे कि मान लीजिए ये पर्टिकुलर लाइन है तो इसकी स्लोप क्या होगी, ये जो भी एंगल बना रही होगी हॉरिजॉन्टल के साथ या एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस को बढ़ा लीजिए, ये जो भी एंगल बना रही होगी तो ये इसकी स्लोप होगी, है ना, दिस इज द स्लोप। तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा tan थीटा में, है ना। tan थीटा 1 जो है 0 to 90 डिग्री के बीच में हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है ना। tan थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हमेशा पॉजिटिव ही रहती है हाँ ना, सर। ये पॉजिटिव स्लोप। और जैसे ही आपकी लाइन ऐसी हो जाएगी तो इस केस में ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है। सो दिस एंगल इज मोर देन 90, थीटा 2, इट इज मोर देन 90। यस। सो व्हेन इट इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180 तो फिर उस केस में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है ना, तो इट इज ए नेगेटिव स्लोप। तो इफ यू आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप इट इज ए नेगेटिव कोरिलेशन, इफ यू आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन ऑफ पॉजिटिव स्लोप देन इट इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, जीरो में क्या आएगा, जीरो में स्लोप कितनी होगी, जीरो कोरिलेशन में कितनी स्लोप होनी चाहिए? हाँ बताओ, मान लो आपको ऐसे मिल रहा है, जीरो रहेगा सर, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, tan 0 = 0, देन थीटा इज 0
एंड थीटा 10 इक्वल टू 0 10 0 जी 10 0 0 रहेगा। रिलेशन नहीं है आपस में, ठीक है। मान लीजिए आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल रही है ना, मान लो आपको ऐसे मिला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मान लो इस तरह से कोई ग्राफ मिल रहा है, ये कैसा कोरिलेशन है? Zero order. जीरो। नॉट नेसेसरी। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड आवर स्टडी इनटू सेगमेंट्स, है ना। तो लेट फर्स्ट सेगमेंट इज AB, सेकंड सेगमेंट इज CD, थर्ड सेगमेंट इज EF, ठीक है। मान लो ऐसे आप सेगमेंट्स में डिवाइड करो, दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, BC इज द सेकंड सेगमेंट, CD इज द थर्ड सेगमेंट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, लाइक दैट। AB के बारे में आप कह सकते हैं इट इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन, BC के बारे में आप कह सकते हैं इट इज ए नेगेटिव कोरिलेशन, CD के बारे में आप कह सकते हैं इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन इन दिस वे, ठीक है। तो if the our problem is lengthy and if it is showing some patterns, then we can divide our problem into small units, ठीक है, and we can then analyze the problem. Okay, so this is the summary that we have done in this class, ठीक है। Now it is the time for you, if you have any query, unmute your mic, और registration वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर भी बात कर सकते हैं अभी हम, बाकी क्लास हमारी तरफ से कंप्लीट है। यस बोलिए सर। उसमें माइग्रेशन में सर परमिशन ले लीजिए उसके लिए, माइग्रेशन के लिए। बाकी अपलोड हो गए, माइग्रेशन बचा हुआ है। माइग्रेशन बता हुआ है, ठीक है। तो माइग्रेशन की तो मैं परमिशन दे दूंगा। आपका नाम बताइए। लवकेश। लवकेश। तो वो तो हम आपको परमिशन दे देंगे। आपकी ड्यूज क्लियर हो गए आपके, फीस? यस सर क्लियर। और सर उसका जो स्कॉलरशिप का था, जो उसका वेरिफिकेशन, कितना पैसा जमा हुआ है आपका? 70,000 जमा हो गया आपका? 70,000 53 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 1 सर हो गया। ठीक है। तो 70 जमा हो चुका है और माइग्रेशन छोड़कर बाकी सब क्लियर हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं आपको परमिशन दे दूंगा अभी जस्ट क्लास के बाद। और सर आप? मैं प्रत्युष बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मेरा भी सेम वही प्रॉब्लम, माइग्रेशन वाला। अच्छा आपके, आपसे अच्छा 70,000 आपका भी जमा हो गया है पैसा? सर मेरा 70 नहीं, वही उससे कम 133 स्कॉलरशिप का है मेरा, हाँ डेट हाँ स्कोर के अकॉर्डिंग। तो हाँ, हाँ ठीक तो ठीक। सर हाँ तो वो कितना आ रहा है टोटल में? जैसे 158 में 133 माइनस कर दें तो हाँ कितना आ रहा है वो? सर वो तो 120 सर 25 हो रहा है। हाँ 16 और जोड़ दीजिए उसमें तो 41 हो जाएगा। 42। 25 और 16 41 होगा, है ना। अच्छा ठीक है सर। हाँ, तो 41,000 आपका जमा हो चुका है क्या? यस सर सब जमा हो गया। तो आई विल गिव यू द परमिशन, है ना। मैं नाम नोट कर लेता हूँ। एक तो लवकेश और एक जो है प्रत्युष, ठीक है। और बताइए। लवकेश और सर उसमें सर। कुछ प्रॉब्लम और, हाँ तो जो मार्कशीट जो अपलोड करनी थी, हाँ बीटेक की, तो सेमेस्टर क्या है, हाँ तो उसमें सर मेरी जो मार्कशीट है वो ईयर वाइज, मतलब ईयर वाइज ही मार्कशीट मिल रही है। हाँ। उसमें मेरी थर्ड ईयर की मार्कशीट आई नहीं है, वो मतलब कि कॉलेज में आई नहीं, वो कॉलेज वालों ने बोला है कि यूनिवर्सिटी से जाके लेनी पड़ेगी, और सर कोरोना की वजह से भी जाना हो नहीं पा रहा है। हाँ तो आपके पास उसकी वो होगी ऑनलाइन मार्कशीट? ऑनलाइन मार्कशीट है सर। बस ऑनलाइन कर दीजिए, वो अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। सर वो ऑनलाइन मार्कशीट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सर। क्या क्या नाम है आपका? आकाश सर। आकाश खटवानी। यस सर यस सर। देखो आपने क्या किया था, आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सभी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा दिया था। नहीं सर वो मार्कशीट डाली मैंने नेट की, वो रिजेक्ट कर दिए सर उन्होंने। नहीं, उन्होंने मेरे को अभी क्लास से पहले फोन आया था उनका, विवेक जैन का। यस सर। तो उन्होंने ये बताया था कि इस बच्चे ने फर्स्ट ईयर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो केवल फाइनल ईयर की मार्कशीट के लिए होता है, ठीक है, बीटेक फाइनल ईयर की मार्कशीट के लिए। यस सर। तो लेकिन आपने उसे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में भी उसी सेम अपलोड किया है, तो इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो आप क्या करिए, केवल फाइनल ईयर वाली में तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाइए, और बाकी Yes, सब में आप या तो मार्कशीट लगाइए ओरिजिनल, या फिर नहीं है तो नेट वाली लगाइए। ओके सर। हाँ तब वो आपका क्लियर हो जाएगा। आज ही क्लियर हो जाएगा, आज ही कर देना अभी आप क्लास के, ओके सर। ठीक है। आपके नाम से फोन आया था मेरे पास। और बताइए। सर मेरे में ना
डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की थी सर, वो मैंने कल अपलोड कर दिया दोबारा से। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट थी। ठीक है, ठीक है। तो वो अप्रूवल आएगा, उसके बाद ही सर वो फीस का ड्यूज वगैरह प्रोसेस होएगा। हाँ, नहीं फीस तो आप कर दीजिए, आपको पता है आपको टोटल अच्छा। 70,000 करना है। नहीं सर, वो कह रहे थे कि अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद ही ये आगे प्रोसेस होएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा देखो अच्छा। यदि आपकी फीस क्लियर है हाँ हाँ। और आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई यदि टाइम चाहिए आपको माइग्रेशन में किसी भी, हाँ तो हाँ। आई कैन गिव यू द परमिशन अप टू 15th ऑफ नवंबर। ठीक है ठीक है, सर। हाँ 15th ऑफ नवंबर तक मैं आपको हम्म, परमिशन दे सकता हूँ, चाहे वो माइग्रेशन हो, चाहे वो ओके, आधार कार्ड हो या कोई और डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, आई कैन गिव यू द ठीक है। परमिशन, लेकिन उससे पहले आपका ड्यूज क्लियर होना चाहिए और आपके बचे हुए जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड होकर के अप्रूव्ड हो जाने चाहिए। तो सर उसमें सर फीस तो वो स्कॉलरशिप मतलब कैंसिल करके नहीं दिखा रहा, पूरी दिखा रहा है ना हाँ वन। वो नहीं नहीं, आप हाँ तो 70,000 उसमें, जमा करो, 70,000 अच्छा जमा, अच्छा, अच्छा आई विल अच्छा, गिव यू द परमिशन, जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओके कुछ क्लियर हो जाएगा। सर ओके ओके। सर मेरा सर मैं प्रत्युष बोल रहा हूँ, मेरा एक डॉक्यूमेंट अभी अप्रूव नहीं हुआ है। ओके, कौन सा? सर वो है मेरा शायद मेडिकल गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट, ओके यस। ठीक है। फिर बाकी आपके ड्यूज क्लियर हो गए हैं 70,000? यस सर, वो तो अभी मैंने बताया आपको। हाँ ड्यूज आपके क्लियर हो गए 41,000। हाँ जी सर। ठीक है, तो बस आपका अप्रूवल बाकी है ना? हाँ सर, अप्रूवल वो वाला बाकी है, और सर वो मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन दोनों अभी मैंने बनवाया नहीं है, वो मैं आपने आप अप्रूवल कब चेक किया था? मेरे ख्याल से सर। कल किया होगा, है ना? हाँ सर, मैंने कल किया था। अभी अभी चेक करिए, अभी मेरी बात हुई थी अच्छा। विवेक जी से, मैंने उनसे कहा कि आप एमटेक के बच्चों के सबके डिजाइन या प्रोडक्शन 9 बच्चे हैं टोटल, इन सबका ड्यूज आप मतलब मार्कशीट अपलोड की हुई है सबने और आप अप्रूव नहीं कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा था। तो उन्होंने अभी किया है कुछ, मतलब आज। अच्छा ठीक है ठीक ना? है तो सर। हाँ, तो यू चेक वंस, वो अप्रूव हो गई होगी क्योंकि आज कर दी। सर, सर एक चीज और पूछनी थी। हम्म, सर जो ये क्लास है ना 12 से 12:35 तक, तो सर हाँ इसे 12:40 तक आप खत्म कर दीजिए सर, मुझे 20 मिनट का हाँ, श्योर श्योर, बिल्कुल। आज आज तो लेट हो। अभी 12:40 हाँ, ही देखो, 12:35 को ही कर दिया था हमने तो खत्म। नहीं सर, आज 12:50 हो गए थे, तो मुझे निकलना था ऑफिस के लिए, तो अच्छा, पहली वाली में, अच्छा। पहली हाँ वाली, पहले वाली में। हाँ हाँ इसमें सर, इसमें टाइम ले लीजिए, कोई वो दिक्कत एक्चुअली नहीं है। इस बार टाइम क्यों ज्यादा लगा है क्योंकि वो हाँ, नेट की दिक्कत थी शुरू में, और ये मैंने अच्छा आज अच्छा, अभी स्पेस चेंज किया है, मतलब मैं रिकॉर्डिंग रूम से अभी क्लास ले रहा हूँ, है ना? अच्छा आई अच्छा एम अच्छा नॉट टेकिंग द अच्छा, क्लास फ्रॉम माय लैपटॉप, ओके ओके। रिकॉर्डिंग रूम से ले रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग रूम में थोड़ा सेटअप आज मेरे लिए नया था ना, तो इस वजह से मुझे टाइम लगा है ना, बीच में नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 12:40-45 तक भी हो जाएगा सर। 12:40 तक हम फिनिश हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर दिया हाँ करें। सर। ठीक है सर, सर थैंक यू सर। सर मेरा अप्रूव नहीं हुआ है अभी, मैंने देखा। ठीक है, कौन? वही गैप सर्टिफिकेट? प्रत्युष। हाँ यस सर, गैप सर्टिफिकेट प्रत्युष। ठीक है, तो मैं अभी उनको एक बार फोन करता हूँ, विवेक जैन जी को दोबारा। ठीक है सर। हाँ, तो वो हो जाएगा। नोट कर दिए सर अपनी मार्कशीट से। हाँ ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है क्लास? सर एक यस चीज सर। हाँ बोलिए। सर, स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए जो जीएलए की स्कॉलरशिप है सर, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं सर? जीएलई की स्कॉलरशिप 1,05,000 वाली, यस सर। तो उसके लिए तो डॉक्यूमेंट कोई नहीं देने, सिर्फ अपलोड करने हैं आपको डॉक्यूमेंट। तो कर दिए सर। हाँ अपलोड कर दिए और वो अप्रूव हो जाएंगे। जब आप यूनिवर्सिटी आएंगे, यस सर। जब भी आएंगे मतलब जब कॉलेज खुलेंगे ऑफलाइन में, तब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उनका, उन डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, कि आपने जो अपलोड किए हैं और जो आपके पास एक्चुअली अवेलेबल हैं, इज देयर एनी, मतलब उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है? कई बार लोग एडिटिंग कर देते हैं मार्कशीट्स में, है ना, पता लगा ओरिजिनल में कुछ है, अपलोड में कुछ है, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन आपका होगा। अभी टेम्परेली आप उसको हमने वो किया हुआ है कोरोना की वजह से, तो सर फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका जब भी आप आएंगे। और 1,05,000 की जो स्कॉलरशिप है वो तो आपका रजिस्ट्रेशन होते ही हम परमिशन दे देंगे आपको उसके यहाँ से, बस आपका ड्यूज क्लियर होना चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने चाहिए, या डॉक्यूमेंट्स की तो वो परमिशन मेरे एंड पर, बस इतना ही रिक्वायर्ड है फिलहाल। ठीक है, और स्कॉलरशिप के बारे में मैंने पहले भी बताया कि यदि किसी का मुजफ्फरनगर से एडमिशन हुआ है तो यस सर। ड्यूज क्लियर होने के बाद मुजफ्फरनगर वाली टीम से फोन करके स्कॉलरशिप यस वो सर। करवा दीजिए, वहाँ ठीक है ऑप्शन सर। आता है उनके पोर्टल में, वो कर देंगे। किसी का आगरा यस से सर। हुआ है तो आगरा से करवा दें, और कोई मथुरा के नजदीक है तो मथुरा यूनिवर्सिटी आकर के करा सकते हैं, वो कहीं के भी हों, हर जगह का हो जाएगा मथुरा में तो। ठीक है, किसी भी रीजन के हों,
यूनिवर्सिटी में हर काम हो जाएगा। यूनिवर्सिटी खुली हुई है, यदि आपको आना हो तो आ सकते हैं, पर इमरजेंसी हो तभी आए, है ना, वैसे आने की जरूरत नहीं है। तो और कोई डाउट तो नहीं है, सब बढ़िया? यस सर। ठीक, ओके, चलिए तो क्लास एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।